श्रेया गुप्ता है हमारे साथ। श्रेया, आपसे मिलने के लिए बड़ी तमन्ना थी मेरी। जब भी कभी पापा से बात होती थी तो मैं कहता था मिलने के लिए, वो कहते थे नहीं वो कहीं चली गई हैं, टूर्नामेंट में है। आप बिज़ी रहते थे आउट ऑफ द स्टेट। तो अब आपका फाइनली जो एक एम होता है हर एथलीट का, एशियन गेम्स और ओलंपिक, अल्टीमेट एम तो ओलंपिक्स होता है। एशियन गेम्स में आपकी सिलेक्शन हुई है, आप कंट्री के टॉप फेंसर्स में आए हो, जम्मू कश्मीर का आपने नाम रोशन किया है। आप सेकंड वुमेन एथलीट बने हो जम्मू एंड कश्मीर से, आफ्टर शिवानी चाड़क जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग में उसकी एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुई थी। सबसे पहले आपसे पूछूंगा कैसी फीलिंग है? आपने बहुत अचीव किया हुआ है वर्ल्ड स्टेज पे, मतलब डिफरेंट टूर्नामेंट्स में पिछले 8-10 साल से आप लाइमलाइट में हो। कैसा फीलिंग है एशियन गेम्स में सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली एक एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी कंट्री को एशियन गेम्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ओलंपिक्स के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे कोचेस, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने भी मेरा जर्नी देखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड है और काफ़ी सब खुश हैं। तो एट लास्ट मुझे लग रहा है कि मेरे जो मेहनत था, इतना जो मेरा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क था, उसने आखिरकार मेरे को फ्रूट दिया। और मैं अभी चाहती हूँ कि एशियन गेम्स में भी मतलब मैं जाऊँ और वहाँ पे अपना बेस्ट दूँ और कंट्री के लिए मेडल लेके आऊँ। आपको ऑल द विश, ऑल द बेस्ट विशेस हैं सबकी कि आप मेडल लेके आओगे। लेकिन इतने सालों की जो मेहनत होती है, इतना आसान नहीं होता। घर से बाहर रहना, वो भी एक लड़की के लिए, पेरेंट्स का सेक्रीफाइस भी, बच्चे का अपना सेक्रीफाइस भी। कितना मुश्किल रहा आपके लिए इस स्टेज तक पहुंचना? आज जो आपने एक स्टेप अभी आपको और आगे जाना है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। सर ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक एथलीट के लिए क्योंकि हर दिन हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है, हर घंटे का जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड मैं 2013 में मैंने फेंसिंग स्टार्ट किया था एंड अभी 2026 है, तो आफ्टर 13 ईयर्स आई गॉट द रिज़ल्ट फॉर माई हार्ड वर्क एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि 2022 में मैं अहमदाबाद भी गई थी बिकॉज़ वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, तो घर से दूर भी जाना पड़ता है। एंड पूरे 13 ईयर्स से कंसिस्टेंटली आई एम गोइंग फॉर टूर्नामेंट्स। कभी कभी तो ऐसे भी होता है एक टूर्नामेंट खेलो उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता, देन यू हैव टू गो फॉर सेकंड टूर्नामेंट। काफ़ी ट्रैवलिंग रहता है। इनफैक्ट कोचेस का भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क रहता है। मेरे फर्स्ट कोच जो छोटूलाल सर थे, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम एम स्टेडियम। देन अभी विजय भारत अकेडमी में ट्रेन कर रही हूँ। तो सिर्फ कोचेस का नहीं, इनफैक्ट जो पूरा स्पोर्ट्स साइंस होता है, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, हमारा मेंटल हेल्थ है वो कैसा है, जो साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि हम किस हिसाब से हम पिस्ट पे मेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि एक एथलीट के लाइफ में इंजरी बहुत ज़्यादा एक रहता है, मतलब कभी ना कभी लाइक 2022 में मेरे को भी एंकल इंजरी हुआ था, तो उसके बाद मैंने उसके लिए भी रिहैब किया था। तो सबका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है इसमें। मेरे पेरेंट्स लिटरली जब स्टेडियम जाते थे पहले मेरे को छोड़ते थे वहाँ पे, फिर वहाँ पे वेट करते थे अनलेस माई ट्रेनिंग इज़ नॉट ओवर एंड देन दे टुक मी बैक टू होम। फिर उन्होंने एकेडमिक्स भी मेरा कैसे मैनेज करना था वो भी देखा। तो सबका ही मैं बोलूँगी कि सिर्फ मेरा तो है हार्ड वर्क ऑब्वियसली, बट सबका एक कंबाइंड हार्ड वर्क की वजह से अभी मैं यहाँ पे हूँ। एक जो इनिशियल स्टेज स्टार्ट होती है तो उसमें पेरेंट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है शुरू में, बच्चे को उस एनवायरनमेंट में उसको डालना। उसके बाद पहले उनका एफर्ट होता है जब आप स्टेट लेवल पे होते हो, जब यहाँ से निकल जाते हो तो उसके बाद बाकी लोगों का एफर्ट शुरू हो जाता है, कोच का, जब बाकी लोग टीम होती है जैसे आपने बताया। तो उस लेवल तक जैसे आप यहाँ से जब निकले उसके बाद शायद आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुछ हुआ था, तो थोड़ा बताइए कितनी देर आप वहाँ पे रहे। उसके बाद जो फिर एक एलीट ग्रुप जो होता है एथलीट्स का, उसमें आप एंटर कर जाते हो। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेटअप सिस्टम होता है वो आपको अडॉप्ट कर लेता है, फिर आप उसमें ग्रूम होना शुरू हो जाते हो। उससे पहले का कैसे रहा आपका? सर तो मेरा खेलो इंडिया जो है स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरा उसमें 2018 में सिलेक्शन हो गया था, बट ड्यू टू एकेडमिक कमिटमेंट्स में 2018 में नहीं गई। तो मैंने यही डिसाइड किया था मैं 12th तक जम्मू में ही ट्रेनिंग करूँगी। उसके बाद मैं 2022 में गुजरात गई, तब मेरा टॉप्स में भी सिलेक्शन हुआ था, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके थ्रू वो हमें बाहर फॉरेन ट्रेनिंग भी भेजते हैं। और जैसे अभी मैं गुजरात में ट्रेनिंग कर रही हूँ 2022 से, तो हमारे पास जो है हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ रहते हैं, लाइक फॉरेन कोचेज़ रहते हैं। जैसे हमारे कोच है वो पहले भी थे, वो रशिया से थे, अभी एक न्यू कोच आया, उसके बाद हमारे इंडियन कोचेज़ भी। एंड फिर पूरा एक सेटअप रहता है, जैसे मैंने बताया कि हमारा डाइट से लेके हमारा
क्या हमें खाना है क्या नहीं। फिर हमें मतलब ऑब्वियसली फेंसिंग का हमें टेक्निक तो करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया जाता है, हमारी कंडीशनिंग हुई जाती है जो पिस्ट पे एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें टेक्निक से नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तुम्हारी बॉडी कंडीशन ही नहीं है, तो तुम्हारे में अगर इंड्योरेंस नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो सर ये सब कुछ एक एथलीट का देखते हैं। जैसे हमारे वहाँ विजय भारत में एक ऐप भी है AMS करके, एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो हमारा वो पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे अभी उन्होंने मेरे को वूप बैंड भी दिया, तो पूरा मॉनिटर होता है कि हमारा कितना स्लीप है, हमारा रिकवरी कितना हुआ। अगर ज़्यादा हमारा लोड हो गया तो उसी के बेसिस पे रिकवरी पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि रिकवरी भी जैसे एक्टिव रिकवरी, पैसिव रिकवरी, कितना स्लीप हो रहा है, हमारा कितना खाना हो रहा है। अगर ज़्यादा लोड हो गया तो हमें आइस बाथ का ज़रूरत है या मसाज, तो ये सारे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एक स्टेज के बाद एथलीट जो होता है वो अपना आप उसका कम रह जाता है। पहले होता है अपने गेम पे कंसंट्रेट करना, गेम ही खेलना है बस, उसके बाद बाकी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक एथलीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपने बताया। तो मेरे लिए तो आई ओपनर है। हम तो सोचते हैं बस गेम खेलना है, प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है ना। तो वो लोग आपका लुक आफ्टर करते हैं सारा उस तरह से, है ना। तो फिर आप उस सिस्टम में आ जाते हो तो आपको गाइडेंस भी उसी तरह से मिलती है, आपने टाइम टू टाइम उनको कंसल्ट करना है, और गेम जो है फिर उसका एक हिस्सा रह जाता है। गेम आपने ओवर द ईयर्स अपने आप को काफ़ी इंप्रूव किया है, उसका हिस्सा रह जाता है। आपका जो पर्टिकुलर इवेंट है, 3 इवेंट्स होते हैं, 3 इसमें फेंसिंग में, अपने इवेंट का बताइए किस तरह से है, और कंट्री में इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे उस इवेंट को लेके क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह की अचीवमेंट्स? सर तो मेरा सेबर इवेंट है, और जैसे आपको पता होगा भवानी देवी है जो द ओनली ओलंपियन फ्रॉम इंडिया इन फेंसिंग, वो भी लाइक मेरे इवेंट में ही है। तो हमारा अभी एशिया में 7th रैंकिंग है। तो हमारा फेंसिंग में ऐसा रहता है कि लाइक इन एवरी टूर्नामेंट वी प्ले एंड लाइक अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन वी गेट पॉइंट्स। तो जैसे हमने अभी एशियन चैम्पियनशिप खेला था दिल्ली में, उससे पहले काफ़ी वर्ल्ड कप्स खेले। जैसे मैंने ट्यूनीशिया गई थी मैं, देन मैं इजिप्ट गई थी, देन ग्रीस गई थी, एंड आफ्टर ऑल दिस कॉम्पिटिशन्स फिर हमारा हांगकांग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था। फिर जो सारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होकर अभी हमारी एशिया में 7th रैंकिंग है। और हमारा इवेंट जो है सेबर, लाइक 3 इवेंट्स होते हैं, फॉइल, एपी एंड सेबर, तीनों का अलग कन्वेंशन है। जो सेबर है वो फास्टेस्ट ऑफ ऑल द वेपन्स है, और जो उसका टारगेट एरिया होता है वो तो अबव द टॉर्सो होता है, और मतलब वो फास्टेस्ट है, और उसमें लाइक अगर इवन टच भी हो जाए ना तो पॉइंट आ जाता है। तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी अच्छा है। मेरे को मतलब शुरू में मैं फॉइल खेलती थी 2 इयर्स, बट आफ्टरवर्ड्स मेरे कोचेस ने देखा कि मैं सेबर में ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो अभी मैं सेबर में हूँ। और जैसे अभी एशियन गेम्स में हमारी टीम है, उसमें इंडिविजुअल के लिए मैं और भवानी दीदी हम दोनों इंडिविजुअल खेलेंगे सेबर में। और यस ओके, वो टीम में भी आप भवानी देवी के साथ आप पहले कभी टीम हुआ है आपका, आप उनके साथ कभी इकट्ठे खेले हो? हाँ जी सर, काफ़ी देर से लाइक ओवर 2-3 इयर्स, लाइक 2022 से जब से मैंने सीनियर अपना स्टार्ट किया है तब से काफ़ी बार हमने साथ खेला है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेट करते हैं एज अ टीम। ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते, बट वो यही बोलते हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, और ज़्यादा डर के मत खेलो, जस्ट गिव योर बेस्ट। और वो भी काफ़ी ज़्यादा एज अ टीम में काफ़ी सपोर्ट करता है। एक अच्छे एथलीट के साथ रहना भी कंट्रीब्यूट करता है आपको ग्रूमिंग में। यस सर। तो अब मुझे आप ये बताना, यहाँ तक तो होता है कि एशियन गेम्स में एक एथलीट पहुँच गया, लेकिन उसका जितना लंबा सफ़र पीछे होता है ना, बहुत कम लोगों को याद होता है। उस बच्चे को याद होता है, उसके पेरेंट्स को याद होता है। कितना टाइम लग गया आपको अटेन करने में ये वाली स्टेज कि आप एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट हुए हो? तो मैंने बताया लाइक 2013, उससे पहले मैंने 4 इयर्स टाइकोंडो भी खेला है। वो मैंने अतुल पंगोत्रा सर है उनके पास मैंने टाइकोंडो खेला था। फिर उसके बाद लाइक मुझे ये गेम थोड़ा ज़्यादा ऐसे अच्छा लग रहा था देखने वगैरह में, तो मैंने स्विच किया था 2013 में। तो फर्स्ट 2 इयर्स मैंने मिनी नेशनल खेला था जो कि अंडर 12 है, तो उसमें भी मेरा नेशनल में मेडल है। उसके बाद अंडर 14 लेवल पे भी मैं चैम्पियन रह चुकी हूँ, देन अंडर 17 में मैं चैम्पियन रह चुकी हूँ, देन जूनियर में मैं 3 बार चैम्पियन रह चुकी हूँ। उसके बाद मतलब ये पूरे साल के बाद फिर मेन आता है हमारा सीनियर, क्योंकि एट द एंड सबको सीनियर खेलना ही है। तो सीनियर में भी मैं अभी लास्ट ईयर भी चैम्पियन थी, और 2 बार मेरा गोल्ड आ चुका है सीनियर में, इंडिविजुअल में और एक ब्रॉन्ज। तो काफ़ी लंबा जर्नी रहा है। और बीच में जो इंटरनेशनल लेवल है, लाइक अभी तक मेरे 7 इंटरनेशनल मेडल्स है, जिसमें से एक अभी रिसेंटली मेरा कॉमनवेल्थ गोल्ड और कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज आया है। उसके अलावा मेरा एक एशियन चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज है। तो काफ़ी लंबा जर्नी रहा है, एंड लाइक JNK गवर्नमेंट ने भी मेरा जो
कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए स्टेट अवार्ड एंड शेर कश्मीर अवार्ड भी मेरे को प्रेजेंट किया। मतलब टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने आपको रिकग्नाइज़ किया आपकी हाँ जी, अचीवमेंट्स सर। को। तो 10 साल आपको लग गए, अगर देखें हम तो एक एक्टिव जब आप फेंसिंग में होगे 10 साल के बाद आदमी को ये अचीव होता है ना, Yes, sir. एथलीट को। और ओलंपिक्स में जाने के लिए तो और भी टाइम लगता है, लेकिन इसके बाद उतना नहीं होता। लेकिन इस स्टेज पे जब आप आ गए तो डेफिनेटली सर्टनली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काउंट करती है और आगे आप चले जाते हो। Yes, sir. देखिए, स्पोर्ट्स बड़ा रिस्की सा होता है ये कि आप पूरा फोकस स्पोर्ट्स पे कर लो और आपकी एजुकेशन उसको एक साइड पे रख लो। कहीं ना कहीं आदमी अगर एक्सेल उस तरफ कर जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा पेरेंट्स को जो उस तरह से वो लेके चलते हैं। एजुकेशन का कैसे रहा, कैसे आपने साथ साथ उसको भी एक पैरेलल लेके चले आप, एजुकेशन पढ़ाई भी आप साथ साथ की आपने? सर मेरा एजुकेशन वाइज भी अच्छा रहा काफ़ी। लाइक मेरा 12th में नॉन मेडिकल में 94% आया था। तो मेरे पेरेंट्स को शुरू से यही था कि उन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स के लाइक दे सपोर्टेड मी, बट दे वर ऑलवेज लाइक कि अकेडमिक्स में भी यू हैव टू लाइक ब्रिंग लॉरेल्स फॉर अस। तो लाइक मैं 12th के बाद ही अहमदाबाद गई थी। तो 12th तक मेरे मतलब पेरेंट्स ने भी सब कुछ देखा कि कैसा चल रहा है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई, अभी मैं MA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अकेडमिक्स आपको इम्प्रूव ही करता है स्पोर्ट्स में, क्योंकि आप मतलब मैक्सिमम 6-7 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग भी अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 घंटा आपके पास रहता है स्टडीज़ के लिए। और ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, बट आप पढ़ेंगे तो आपका खुद ही माइंड फ्रेश रहेगा। और जैसे मैं बोलती हूँ कि ग्राउंड में भी मुझे ज़्यादा फोकस रहता है अगर मैं पढ़ाई करके जाऊँ, क्योंकि बाकी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं ये फोकस मतलब हमारा इम्प्रूव करता है। एंड जैसे मैं अभी MA साइकोलॉजी कर रही हूँ, तो एज साइकोलॉजिस्ट भी मतलब मुझे समझ आता है कि ओके कि ये स्पोर्ट्स में कैसे हेल्प कर सकता है, मैं माइंड कैसे फोकस करूँ, कैसे मैं एंग्शियस ना हूँ ज़्यादा पिस्ट में रह के। और मैं बाकी एथलीट्स को भी जैसे इसके बारे में और डीपर पढ़ूंगी तो बाकी एथलीट्स को भी हेल्प कर सकती। ये तो बहुत अच्छा है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग कहते हैं ना कि दोनों चीज़ों को कैसे करना है। आप दिन भर 7-8 घंटे जब आप एक चीज़ में रहते हो, जब उससे शिफ्ट होकर 2 घंटे दूसरी चीज़ करोगे, वो आपको रिलैक्स करेगा, है ना। अगर आप इस तरीके से उसको लोगे तो आपकी पढ़ाई भी होगी, साथ साथ दोनों चीज़ें हो गई, है ना। तो अब एशियंस में तो सारा फोकस वहीं पे है। अब आप लोग चले जाओगे 1-2 दिन में, शायद आप घर आए हो घर वालों से मिलने के लिए, उसके बाद टीम से यूनाइट होके उसके बाद आपको एशियन गेम्स के लिए ले जाएंगे। उसके बाद अब क्या है माइंड में, अल्टीमेट एम तो वही रहता है ना कि वही टारगेट है, वहाँ पे जाना है। आज तक एक ही फेंसर जो ऐसे आप कह रहे हो वानी देवी वो गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप दूसरे फेंसर बनो जो ओलंपिक में आप चाहें, तो इसी तरह से लगे रहोगे आप? हाँ जी सर, ऑब्वियसली एशियन गेम्स एक एम है, बट हमारा जो भी स्पोर्ट्समैन है उसका सबसे बिगेस्ट एम तो ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना और मेडल लाना ही है। और ओलंपिक के लिए तो मुझे अभी और मेहनत करना है, और अभी एशियन गेम्स के लिए तो मैं क्वालिफाई हूँ, पर ओलंपिक्स के लिए अभी मुझे और अपने ऊपर टेक्निक्स के ऊपर, टैक्टिक्स के ऊपर, मेरा जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर अभी और काम करना है। और मैं ऑब्वियसली चाहूँगी कि मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हूँ एक दिन, और फिर उसके लिए इंडिया के लिए मेडल दिलाऊँ। कितना गैप होता है ओलंपिक्स कब है? 2028 में। 2028 में 2 साल, मतलब जब आओ के 2 साल बिल्कुल एक्टिव आप रहोगे आप लोग वहाँ पे, है ना। तो ये मेनली कहाँ पे रखते हैं ये जो ऐसे जो टॉप एथलीट्स होते हैं जिनको जो टारगेट ओलंपिक है, जो ओलंपिक के लिए सर्टनली उनको जाना ही है खेलने के लिए, तो वहाँ पे उनका किस तरह से किस जगह पे होता है ये सारा, वो जहाँ पे उनको रखते हैं और यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चलती है थ्रू द डे? सर तो जैसे फेंसिंग है वो एक यूरोप में ही वो लाइक इन मतलब हुआ था, वहाँ से निकला था। लाइक ये फ्रेंच गेम है, तो ज़्यादा आप देखेंगे कि जो टॉप एथलीट्स है, तो जैसे अगर हमें ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग करना है सिलेक्शन के लिए, तो हमें यूरोप में ट्रेनिंग करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलना पड़ेगा। जैसे कंट्रीज़ है लाइक फ्रांस, इटली, ये सब मतलब नेशंस में बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, क्योंकि जहाँ जो कोचेज़ हैं एंड जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो लाइक ओलंपिक में फेंसिंग 1896 से था, जो फर्स्ट ओलंपिक्स था तब से फेंसिंग इंक्लूडेड है, बट इंडिया में काफ़ी देर बाद आया। तो हमें अगर इम्प्रूव और होना है तो हमें ये एथलीट्स के साथ और इन कोचेस के अंडर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आपको कभी आपका मन नहीं किया कि जैसे बाकी बच्चे होते हैं बचपन में खेलना है या शादियों में जाना है किसी की, उस तरह से वो तो आपने सारा सेक्रीफाइस किया है ना एविएशन में? हाँ जी सर, पर मतलब ये सैक्रिफाइस कभी ना कभी वर्थ इट होता है, और मुझे लगता है हमारी यही ईयर्स है जहाँ हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। उसके बाद तो कहीं ना कहीं हमें भी फिर
हो जाएगा कि हाँ हमने जो इतना मेहनत किया उसका हमें फ्रूट मिला। तो मुझे लगता है अभी हमें ये सैक्रिफाइस करने की ही उम्र है। अगर हम अभी थोड़ा चिल करेंगे तो बाद में हमें उतना ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको लगता था कि आपका टाइम आ गया है, इस साल आप एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन आपका होना ही है, जहाँ एक प्रॉपर सिस्टम होता है, जो जैसे रैंकिंग्स होती हैं, पॉइंट्स टेबल होता है, वो सर्टनली आपको स्टेज पे आना ही था? सर मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था, पता नहीं था ऑब्वियसली किसी को, क्योंकि हमारा इस बार 5 फेजेस में ट्रायल्स हुए थे। लाइक पहला लास्ट सितंबर से हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। लाइक सितंबर में फर्स्ट फेज़ हुआ था जहाँ पूरे कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और टॉप 16 उन्होंने निकाले थे। उसके बाद सीनियर नेशनल हुआ जहाँ मेरा गोल आया था नवंबर में, उसकी रैंकिंग देखी। देन जनवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब ऐसा टोटल 5 फेजेस हुआ। उसके बाद इन्होंने टॉप 4 निकाला। उसके बाद भी श्योर नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है कि टीम टॉप 8 में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एशियन रैंकिंग। तो वो जो हमने वर्ल्ड कप्स खेला टूनीशिया, इजिप्ट, उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप एंड जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला हांगकांग में, उसके बाद ही डिसाइड हुआ कि हाँ हम एशियन गेम्स के लिए सेलेक्टेड हैं। तो ये काफ़ी मतलब पता तो नहीं था ऑब्वियसली, बट वही था हम हर ट्रायल में हर कॉम्पिटिशन में अपना बेस्ट देंगे और होगा तो अच्छा लगेगा। मतलब आपके पापा का, आपके मम्मा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दोनों में से ज़्यादा किसका रहा जो हमेशा आपको सपोर्ट करते थे, हमेशा कहते थे कि उनको कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ एक दिन एक्सेल करेगी? सर एक तो नहीं बोलूँगी, दोनों का ही काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि नहीं अब हो गया, आप पढ़ाई पे फोकस करो। बट मेरे पेरेंट्स ने उल्टा बोला कि नहीं आप स्पोर्ट्स पे फोकस करो, अगर आप अच्छा चाह रहे हो। उल्टा मैं बोलती थी कि ओके नहीं मुझे पढ़ाई का भी थोड़ा देखना है, बट वो कहते थे उसकी टेंशन मत ले, यू जस्ट गो फॉर इट। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट रहा है। मैंने कहा मतलब 10 ईयर्स जब मैं स्टेडियम थी, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब मेरे पेरेंट्स स्टेडियम नहीं लेके गए। वो हर दिन मेरे को स्टेडियम लेके जाते थे, जब तक मेरा ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होता था वो वहीं पे वेट करते थे। उसके बाद मेरे को घर लेके जाते थे, कुछ भी मेरे को रिक्वायरमेंट हो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। और मेरे पेरेंट्स और बाकी जो मेरी फैमिली है उन्होंने भी मेरा भाई ने सपोर्ट किया है, मेरी नानी, मामू, दादी, मेरे दादू हैं वो काफ़ी सपोर्ट किया। लाइक ही पास्ट अवे लाइक 2 years बैक, बट उन्होंने जितना सपोर्ट किया उतना मैं नहीं बोल सकती। वो हमेशा बोलते थे श्रेया तू एक दिन जाएगी वर्ल्ड स्टेज पर और इंडिया का नाम रोशन करेगी। उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे में, तो अभी मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी खुश होंगे अभी। श्रेया आपको ऑल द बेस्ट फॉर द एशियन गेम्स। थैंक यू। एंटायर जम्मू एंड कश्मीर आपको बैक कर रहा है और विश कर रहे हैं कि आप मेडल लेके इधर आओ। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स लाइन की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।